9 अगस्त 2024 सुबह को लगभग 10 बजे हॉस्पिटल से एक फोन कॉल आया। कॉल उठाने वाला व्यक्ति थोड़ा घबराया हुआ था। तभी कॉल की दूसरी तरफ से आवाज आई कि आपकी डॉक्टर बेटी ने आत्महत्या कर ली है। ये सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि उन्होंने पिछली ही रात को अपनी डॉक्टर बेटी से बात की थी। इसलिए उनको ये आत्महत्या वाली बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर वो दोनों पति पत्नी बहुत ही ज्यादा घबरा चुके थे। पति और पत्नी दोनों भागे भागे आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे। वहां पर उनको 3 घंटे तक अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा चुके थे और ये सोच रहे थे कि आखिर ऐसा पिछली रात हुआ क्या है जो उनको अपनी बेटी से तक नहीं मिलने दिया जा रहा। कि तभी उनके कान पर एक आवाज आई कि सेटलमेंट कर लो। उन्होंने इन सब पर ध्यान नहीं दिया और अपनी बेटी को देखने के लिए उस रूम में घुस गए। वहां पर जो उन्होंने देखा वो किसी भी पेरेंट्स के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं था, क्योंकि सामने उनकी बेटी की अधनंगी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। उसकी आंखों से, उसके मुंह से एंड इवन उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। तो ऐसा क्या हुआ था पिछली रात जो उनकी डॉक्टर बेटी की हॉस्पिटल में ही इतनी दर्दनाक मौत हुई, और उसकी इतनी दर्दनाक मौत को आत्महत्या क्यों बताया जा रहा था? चलिए आज की वीडियो में पूरी कहानी समझते हैं। तो मेरा नाम है डॉक्यूमेंट्रो एंड यू आर वॉचिंग आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हत्याकांड। 8 अगस्त 2024 जब निर्भया आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट कर रही थी। निर्भया काफ़ी ज़्यादा पैशनेट लड़की थी। वो अपने पेरेंट्स की इकलौती लड़की थी, इसलिए वो उनको प्राउड फील कराना चाहती थी। उसका नेचर काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8 अगस्त को निर्भया नाइट शिफ्ट कर रही थी कि तभी रात को 11 बजे के टाइम उसकी माँ का कॉल आया। कॉल पर उसकी माँ ने पूछा कि क्या तुमने खाना खाया और तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो निर्भया ने बताया कि मेरी तबीयत अभी ठीक है और मैंने अभी खाना नहीं खाया है। मुझे अभी राउंड पर जाना है, इसलिए मैं अभी फ़ोन काट रही हूँ और राउंड से आकर मैं खाना खा लूँगी। और इतना बोलने के बाद वो फ़ोन काट देती है और 11 बजे वो राउंड पर चली जाती है। सब कुछ काम ख़त्म करने के बाद वो 11 बजे अपने कुछ जूनियर्स के साथ कैंटीन में खाना खाने बैठ जाती है। खाना खाने के बाद कहती है कि मैं थोड़ी थक गई हूँ, तो इसलिए रेस्ट करने में 4th फ्लोर पर सेमिनार हॉल में जा रही हूँ। ऐसा कहने के बाद वो 2 बजे 4th फ्लोर के सेमिनार हॉल में पहुँच जाती है। 9 अगस्त को सुबह को लगभग 6 बजे एक सफाई कर्मी हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पे पहुंचता है। 4th फ्लोर पे पहुंचने के बाद जो मंजर उसके सामने होता है, उसको देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा तेज से चीखने लगता है। उसकी चीख सुनकर और भी लोग 4th फ्लोर पे पहुंच जाते हैं एंड उनके सामने जो मंजर था वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। उसको देखकर वहाँ पर मौजूद हर कोई सहम चुका था, क्योंकि उनके सामने निर्भया अधनंगी हालत में पड़ी हुई थी, जिसकी आंखों से, मुंह से और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। उसकी हालत को देखकर पता लग रहा था कि ये कोई आत्महत्या का केस नहीं था। तभी निर्भया के पेरेंट्स को कॉल किया जाता है एंड वो जब वहां पर पहुंचते हैं तो पहले तो उनको 3 घंटे तक मिलने नहीं दिया जा रहा था। हॉस्पिटल का स्टाफ एक दूसरे से बस आता जाता और खुसर फुसर करने लगता था, मानो ऐसा कि वो इस बात को दबाने की कोशिश कर रहे हों। फिर जब निर्भया के पेरेंट्स उसकी बॉडी को देखते हैं तो देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा सहम जाते हैं। दोनों बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं एंड ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी। माँ बाप हाथ पैर जोड़ते रहे, गुहार लगाते रहे कि हमारी बच्ची को एक बार दिखा दो, लेकिन नहीं दिखाया गया। सभी लोगों के मन में बस एक ही सवाल था कि एक डॉक्टर की हॉस्पिटल में ही इतनी बुरी तरह से कौन हत्या कर सकता था। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी साफ साफ आ गया था कि ये कोई आत्महत्या का मामला नहीं था, बल्कि ये था एक एंड मर्डर का मामला। पुलिस ने जब इस केस की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो उन्हें उस जगह खून के धब्बे, नाखून और एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला। ये ब्लूटूथ डिवाइस का याद रखना, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस ने ये देखा कि सेमिनार हॉल में कोई सीसीटीवी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने सेमिनार हॉल के बाहर एक सीसीटीवी लगा हुआ देखा। उन्होंने रात को 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक
उस सीसीटीवी में देखा कि कौन अंदर बाहर आ जा रहा था। पुलिस को 6 लोगों पे शक हुआ एंड उन सभी 6 लोगों को पुलिस स्टेशन बुला लिया गया। वहां पर पुलिस ने उन सभी के फोन लेकर उनके ब्लूटूथ ऑन कर दिए एंड उनमें से एक इंसान का फोन उस ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया जो उस जगह पर मिला था। पुलिस का शक अब पूरी तरह से इसी इंसान पे बैठ चुका था और ये इंसान था संजय रॉय। पुलिस ने अपने शक को यकीन में बदलने के लिए और भी सबूत ढूंढना शुरू कर दिया एंड ऐसा ही करते करते वो संजय रॉय के घर पहुंचे। पुलिस ने जब संजय रॉय के घर पर इन्वेस्टिगेट किया तो वहां पर उनको संजय रॉय के कपड़े मिले जो कि सुबह को ही धुले गए थे। सुबह के टाइम संजय रॉय ने कपड़े क्यों धुले, और पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो वहां पर पुलिस को संजय रॉय के जूते मिले जिन पर खून लगा हुआ था। ये देखने के बाद पुलिस ने संजय रॉय को हिरासत में ले लिया और उससे सख्ताई से पूछना शुरू किया तो संजय रॉय ने अपना गुनाह कबूल लिया और उसने पूरी बात बताना शुरू किया जो पिछली रात हुई थी। संजय रॉय एक सिविल गार्ड था जो कि एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं या उनका ऐसे ही कोई एक्सटर्नल काम होता है तब उन्हें बुला लिया जाता है, लेकिन वो रहता ऐसे था जैसे कि वो कोई पुलिस वाला हो और उसकी टी शर्ट पे भी पीछे पुलिस लिखा हुआ था, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में कोई भी रोकता टोकता नहीं था आने जाने पर। पुलिस ने जब संजय रॉय के बारे में और भी इन्वेस्टिगेशन किया तो उनको पता लगा कि संजय रॉय की पहले कई शादियां हो चुकी थी जो कि संजय रॉय का जब मन भर जाता था तो वो छोड़ देता था। पुलिस ने जब संजय रॉय का फोन जांचा तो उन्हें उसमें बहुत ही ज्यादा पोर्नोग्राफी कंटेंट मिला। इट मीन्स कि संजय रॉय काफी ज्यादा एडिक्टेड था इन्हीं चीजों के लिए। एंड पिछली रात संजय रॉय दारू पीकर बहुत ही ज्यादा दारू पीकर आया हुआ था और फिर उसके बाद संजय रॉय रात को लगभग 3 बजे से लेकर 4 बजे के करीब मौके की तलाश में ऊपर 4th फ्लोर पे सेमिनार हॉल में घूमता रहा और उसने परफेक्ट टाइमिंग देखकर निर्भया पर हमला कर दिया। निर्भया ने चश्मा पहना हुआ था और हमला इतना ज्यादा तेज था कि उसके चश्मे के जो शीशे थे वो उसकी आंखों में चले गए थे एंड बहुत ही बुरी तरह से संजय 45 मिनट तक निर्भया के साथ कुकर्म करता रहा। फिर ये सब करने के बाद संजय रॉय वहां हॉस्पिटल से बाहर निकल गया और अपने सबूत मिटाने के लिए अपने घर जाकर अपनी टी शर्ट जिस पर खून लगा हुआ था उसे धोकर सुखाने डाल दिया और वो अपने सबूत मिटाने लगा। लेकिन उससे एक गलती हो गई, उसके ब्लूटूथ हेडफोन वहीं पर रह गई थी जिसके बाद से उसको पकड़ लिया गया। आपको बता दें कि पहले महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया और फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी। अभी मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस समय पुलिस ने 23 तारीख तक संजय रॉय को गिरफ्त में रखा है, लेकिन अभी बात निकलकर ये सामने आ रही है कि ये केस जल्द से जल्द सीबीआई को दे दिया जाएगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस हत्याकांड में केवल संजय रॉय ही नहीं बल्कि और भी एक्यूज्ड शामिल हैं जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। इस खुलासे ने पूरी थ्योरी को ही पलट दिया है। जहां तक ये माना जा रहा है कि आरोपी ने बड़े ही दर्दनाक तरीके से अंजाम दिया है, तो वहीं ये खुलासा हुआ है कि इसमें आरोपी और भी हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह वारदात को अंजाम देना केवल एक आदमी का काम नहीं है। महिला डॉक्टर की बॉडी से 151 ग्राम लिक्विड मिला है। इतनी ज्यादा मात्रा किसी एक शख्स की नहीं हो सकती। डॉक्टर का यह भी दावा है कि रिपोर्ट से इस जघन्य अपराध में कई लोगों के शामिल होने के संकेत हैं। लेकिन केस के आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक जल्द से जल्द फीमेल डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिल जाता। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सरकार पर, पुलिस पर सवाल उठाते रहें ताकि इस केस में जो भी प्राइम एक्यूज्ड हैं उनको सज़ा मिल सके, जल्द से जल्द उनको सज़ा मिल सके। एंड मैं आपसे चाहता हूँ कि इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस एंड अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ज़रूर लगाएं ताकि फीमेल डॉक्टर को इंसाफ मिल सके और ऐसा आगे किसी भी डॉक्टर्स के साथ ना हो। और अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सपोर्ट भी कर सकते हैं। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।